डियर स्टूडेंट्स, आज रिसर्च मेथोडोलॉजी या शोध से संबंधित ये मेरा पहला वीडियो है, क्योंकि मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट आई थी कि मैम रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय को भी आरंभ किया जाए। बच्चों, पहले शोध वही लोग पढ़ते थे जो शोध करने की सोचते थे, जैसे कि पीएचडी में एडमिशन ले लिया या किसी को शोध करना है तो वही इस विषय के बारे में जानकारी लेते थे। परंतु अब नई शिक्षा नीति आ गई है जिसमें शोध सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने आया है। शोध का ज्ञान अब बच्चों को 12वीं कक्षा के बाद से ही दिया जाना है, ऐसा नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित है। तो इसीलिए बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स यदि आप कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यदि आप कर रहे हैं और साथ ही अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं, तो सभी के लिए, मतलब जितने भी बच्चे उच्च शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं उन सभी के लिए शोध का समझना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यदि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और यदि आप रिसर्च के छात्र हैं, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा कोर्स यहाँ पर कराऊंगी और साथ ही आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में बताऊंगी। क्योंकि थ्योरेटिकल जो रिसर्च बुक्स में पढ़ाई जाती है, उसके इतर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली हमें रिसर्च करने के लिए समझनी आवश्यक हैं। तो इसीलिए इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह के डिस्कशन इस रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स में मैं करूंगी। तो इसीलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये जो कोर्स है इससे लाभ हो सके। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है, यानी कि शोध क्या होता है या रिसर्च क्या होती है। रिसर्च यानी कि अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ भी देखते हैं तो री मतलब दोबारा, सर्च मतलब खोज या ढूंढना। तो इस तरह से किसी भी विषय के बारे में दोबारा से ढूंढना या खोज करना, इसको हम साधारण भाषा में रिसर्च कह सकते हैं। रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज। एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने अभी तक जितनी भी अपनी वीडियोस बनाई हैं वो हिंदी में ही बनाई हैं, मतलब उनका मैटर भी हिंदी में बनाया है। लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैटर मैं इंग्लिश में लिखूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, वो सभी बच्चे इंग्लिश में समझें और इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं रिसर्च मेथोडोलॉजी समझना थोड़ा ज़्यादा आसान है और आपके लिए भी जब आप शोध करेंगे तो आपके लिए भी यह बहुत अधिक लाभदायक होगा। तो इसीलिए इंग्लिश में मैटर होगा और हिंदी में मैं उसको समझा दूँगी। तो रिसर्च इज़ सर्च फॉर नॉलेज। सर्च मतलब कि खोज, नॉलेज मतलब कि ज्ञान, यानी कि रिसर्च ज्ञान की खोज है। साधारण भाषा में हम रिसर्च की यह परिभाषा दे सकते हैं कि ज्ञान की खोज को हम शोध कहते हैं या ज्ञान की खोज को हम रिसर्च कहते हैं। अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च, जो शोध होती है वह हमारी साइंटिफिक होती है, मतलब वैज्ञानिक होती है, और सिस्टमैटिक होती है, मतलब चरणबद्ध होती है, प्रक्रियाबद्ध होती है। यानी कि जो शोध है वो एक वैज्ञानिक एवं प्रक्रियाबद्ध या नियमबद्ध प्रक्रिया है या खोज है, जिसमें कि हम किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट
करते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जितनी भी नॉलेज होती है, जितना भी ज्ञान होता है, जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सूचनाएं होती हैं, उन सभी को हम कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रक्रिया को भी हम शोध कहते हैं। रिसर्च इज़ एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसका भी मतलब वही है कि रिसर्च यानी कि शोध एक कला है। किस चीज़ का? वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब वैज्ञानिक खोज की एक जो कला होती है उसको हम शोध कहते हैं। द एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश lays down the meaning of research as a careful investigation or inquiry, especially through search for new fact in any branch of knowledge। जो एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है उसने रिसर्च की परिभाषा बताई है कि रिसर्च एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, मतलब सावधानी पूर्वक किया गया एक कार्य है या एक इंक्वायरी है, जिसमें कि हम नई नॉलेज को, नए ज्ञान को, नए तथ्यों को खोजते हैं किसी भी एक टॉपिक से संबंधित। यानी कि जो शोध होता है उसमें हमारा एक टॉपिक होता है और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं, जितना भी ज्ञान होता है, जितनी भी नॉलेज होती है, उन सभी को खोजना शोध कहलाता है। Research is a systemized effort to gain new knowledge। यानी कि रिसर्च में हम नए ज्ञान को गेन करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा पुराना भी हो सकता है और उसके बारे में बहुत सारे तथ्य पहले से ही विद्यमान हो सकते हैं, परंतु जब हमने वही पुराना टॉपिक लिया है और उन्हीं तथ्यों को हम एनालाइज कर रहे हैं, उन्हीं तथ्यों को हम सर्च कर रहे हैं जो पहले से ही विद्यमान हैं, तो लेकिन उनसे जो हमारा निष्कर्ष निकलता है वह एक नवीनता लिए हुए होता है, वह कुछ नया होता है। इसीलिए रिसर्च को हम एक प्रयास कहते हैं नए ज्ञान को खोजने के लिए। यानी कि रिसर्च में जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो नए होते हैं, नवीन होते हैं। रिसर्च इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन। रिसर्च एक प्रक्रिया है जो हमें अननोन मतलब कि अज्ञात से नोन मतलब कि ज्ञात की ओर ले जाती है, क्योंकि जो शोध होता है वह किसी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। जब वह समस्या हमारे सामने होती है तो वह अज्ञात होती है, मतलब उसका रिज़ल्ट या उसका कारण हमारे सामने विदित नहीं होता, हमें ज्ञात नहीं होता। और फिर उस समस्या को लेकर, उस टॉपिक को लेकर जब हम सर्च करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तो वह जो कारण होता है या जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो हमें ज्ञात हो जाते हैं। तो इसीलिए रिसर्च अज्ञात से ज्ञात की ओर का सफ़र है। इन अ टेक्निकल सेंस, ये सभी जो परिभाषाएं थी अभी तक की, ये हमारी इनफॉर्मल परिभाषाएं थी। अभी हम फॉर्मल परिभाषा की अगर बात करते हैं तो टेक्निकल वे में अगर हम देखते हैं कि रिसर्च क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी, रिसर्च कंप्राइजेस, यानी कि रिसर्च के अंदर डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, मतलब कि समस्या को डिफाइन करना और समस्या को रीडिफाइन करना, मतलब कि अपने उद्देश्यों के अकॉर्डिंग समस्या को रीडिफाइन करना। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, मतलब कि जो परिकल्पना होती है, जो हाइपोथेसिस होती है, उसका निर्माण करना। फिर कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेलुएटिंग डेटा, जो भी हमने हाइपोथेसिस का निर्माण किया है और जो भी हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया है, उन्हीं के अनुसार जो डेटा होता है, यानी कि जो
तथ्य होते हैं उन्हीं सब को कलेक्ट करना यानी एकत्रित करना, ऑर्गेनाइज करना मतलब कि सही क्रम में लगाना, और इवैल्यूएट करना यानी कि उनका आकलन करना, उनकी जांच करना, ये सभी रिसर्च में आता है। और उसके पश्चात रीचिंग द कंक्लूजन्स मतलब कि जब हम डेटा को एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसका एक कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष निकालते हैं। एंड लास्टली केयरफुली टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, और उसके बाद हम हाइपोथेसिस जो हमने परिकल्पना का निर्माण किया होता है उसको टेस्ट करते हैं कि हमारी परिकल्पना जो थी वह सही पाई गई या सही नहीं पाई गई। तो टेक्निकल सेंस में यदि हम देखते हैं तो रिसर्च में हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम यानी कि समस्या को परिभाषित करना और उसको पुनः निर्धारित करना। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना का निर्माण करना। उसके बाद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग द डेटा, इसका मतलब कि जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करना, उसको सही क्रम में स्थापित करना और उसको जांचना या परखना। उसके बाद रीचिंग द कंक्लूज़न, जब हम डेटा को जांच लेते हैं तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और उसके बाद टेस्टिंग द हाइपोथेसिस कि हमने जो परिकल्पना बनाई है उसको हम जो हमारा निष्कर्ष निकला है उसके साथ केयरफुली जांचते हैं कि हमारी परिकल्पना जो है वह सही पाई गई अथवा नहीं पाई गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि शोध एक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक पद्धति है, यह एक आर्टिस्टिक यानी कि कला भी होती है, साथ ही शोध की एक सेट पैटर्न होता है मतलब एक प्रक्रिया होती है, और शोध में कुछ ना कुछ नवीन सामने आता है यानी कि शोध में हमें जो भी करना है वह कुछ ना कुछ नया लेकर आएगा। शोध अज्ञात से ज्ञात की ओर का सफ़र होता है और किसी भी टॉपिक को लेकर उसके बारे में जानकारी को एकत्रित करना या कुछ भी नया करना वह सभी शोध कहलाता है। द सिस्टमेटिक अप्रोच कंसर्निंग जनरलाइजेशन एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी इज़ ऑल्सो रिसर्च। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च है वह एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी थ्योरी या किसी भी तथ्य का निर्माण करते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं, यानी कि जब हमने किसी थ्योरी को टेस्ट किया और हमने उसको बार बार टेस्ट करने के बाद सही पाया तब हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि ऐसा होता है, यानी कि हम अब इसको सामान्य प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं और बताते हैं कि यह चीज़ होती है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। तो रिसर्च में रिजल्ट्स का जनरलाइजेशन किया जाता है, यानी कि रिजल्ट्स को हम सामान्य तौर पर पब्लिश कर देते हैं या उनको जनरलाइज कर देते हैं ताकि सभी लोग उस रिज़ल्ट को मानें। तो इस प्रकार हमने देखा कि शोध की परिभाषाएं क्या क्या हैं या शोध हम किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक रिसर्च टॉपिक जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि आजकल जो युवा हैं वो जो डिजिटल शॉपिंग होती है, जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वह कितनी करते हैं, तो टॉपिक तो हमारा पुराना ही है लेकिन हम उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो समय का परिवर्तन हो गया, साथ ही जो स्थान है वह हमने नया चूज़ कर लिया तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। साथ ही जब हम रिव्यू करेंगे, जब हम पुरानी स्टडीज़ को देखेंगे तो उनमें जो जो चीज़ें हमें मिली हैं हो सकता है जब हम उनको दोबारा से सर्च करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट्स उनके समान आ सकते हैं या उनसे भिन्न भी आ सकते हैं, या हमें कुछ नया इस टॉपिक में प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो इस प्रक्रिया को हम शोध कहते हैं जिसमें कि हम कुछ नया प्राप्त करते हैं और उस नए को फिर हम जनरलाइज कर देंगे। उदाहरण के लिए हमने रिसर्च की कि कितने
जो डिजिटल ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें युवाओं का कितना रुझान है या वो कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और हमारा रिज़ल्ट आया कि मोर देन 60% जो युवा हैं वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ सामान खरीदते ही हैं। तो ये बात हमने जनरलाइज़ कर दी, यानी कि इस बात को अब सब लोग मान लेते हैं कि 60% युवा जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि शोध क्या होता है। अब आगे आने वाले जो वीडियो होगा उसमें शोध का उद्देश्य क्या होता है और शोध हम क्यों करते हैं इसके बारे में मैं